अधीश अब तक चुपचाप खड़ा इस युद्ध को देख रहा था और पूरी बात को अच्छी तरह सुन और समझ रहा था। लेकिन अब भद्रक और बेला की जान पर खतरा मंडरा रहा था। वे दोनों अधीश के साथी थे। भले ही कुछ ही घंटे वे साथ रहे हों, क्या अधीश उनकी रक्षा कर द्रोण और पूरे जादू भवन के साथ दुश्मनी मोल लेगा या चुपचाप भद्रक और बेला की मौत का तमाशा देखेगा? भद्रक ने गहरी सांस ली और चिल्लाया, द्रोण, हम वायु भवन के सदस्य बनने ही वाले हैं। अब भी तुम हमें मारने की हिम्मत कर सकते हो? वायु भवन का नाम सुनते ही आसपास के सभी मांत्रिक उत्साहित हो गए। कुर्दमान द्वीप पर वायु भवन निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली गुट माना जाता था। इन लोगों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर कोई कह सकता है कि वायु भवन का यहां बहुत प्रभाव था। द्रोण के चेहरे के भाव एक पल के लिए बदले, लेकिन जब उसने देखा कि मांत्रिक भद्रक और मांत्रिक बेला ने वायु भवन के वस्त्र नहीं पहने हैं, तो वो हंसते हुए बोला, तुम अब भी वायु भवन के सदस्य नहीं हो, तो अगर मैं तुम्हें मार दूं तो क्या होगा? द्रोण ने भद्रक के शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया और ज्वाला का प्रवाह जारी रखा, जो मांत्रिक बेला और भद्रक तक पहुंच रहा था। मजबूर होकर भद्रक ने आसमान की ओर सर उठाया और बोला, मांत्रिक आलोक, मैं और बेला सफल हो चुके हैं। हमारे पास अब आपका बदला लेने का कोई रास्ता नहीं बचा है। भद्रक और बेला ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। मांत्रिक भद्रक और मांत्रिक बेला ने शायद अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया था और पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थीं। फिर भी झुलसा देने वाली लपटें उन तक नहीं पहुंची। इसके विपरीत उन्हें ठिठुरन महसूस हुई और वो कांपने लगे। मांत्रिक भद्रक और बेला ने अपनी आंखें खोल दी और पाया कि हवा का एक बर्फीला झोंका उनके सामने प्रकट हुआ था, जो तुरंत द्रोण की ज्वलंत किरण को रोक रहा था। वे बच गए। मुझे लग रहा है कि वर्षा भवन के मांत्रिक इन दिनों कुछ ज्यादा ही धृष्ट होते जा रहे हैं। तुमने हमारे वायु भवन के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत कैसे की? भीड़ में से एक तेज और प्रभावशाली आवाज गूंजी। सबकी निगाहें उस ओर उठ गईं। वृद्ध दिखने वाला एक मांत्रिक धीरे धीरे भीड़ से बाहर चला आ रहा था। उसने कर्कश स्वर में बोलते हुए मांत्रिक बेला और मांत्रिक भद्रक को देखा। द्रोण धीरे से बुदबुदाया, ये वायु भवन का मांत्रिक है। इस वृद्ध मांत्रिक को देखकर वर्षा भवन के मांत्रिक समझ गए थे कि अब एक नई मुसीबत खड़ी होने वाली है। शक्तिशाली होने के मामले में वर्षा भवन भी कम नहीं था, लेकिन वायु भवन के मुकाबले में वर्षा भवन अब भी कमजोर था। वायु भवन की एकता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसके एक सदस्य पर हमला करने का मतलब था पूरी सेना से झगड़ा मोल लेना, और इसी कारण कोई भी गुट या स्वतंत्र मांत्रिक उनसे भिड़ना नहीं चाहता था। द्रोण ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन वे अभी तक वायु भवन के सदस्य नहीं बन पाए हैं। हालांकि उसके चेहरे से ही निराशा छलक रही थी और इस विद्रोह में कोई दम नहीं था। वृद्ध मांत्रिक शांत स्वर में बोला, चूंकि वे पहले से ही वायु भवन में शामिल होने का फैसला कर चुके हैं, तो वे वायु भवन के मांत्रिक हैं। थोड़ी बहुत औपचारिकता पूरी होने में कितना समय लगता है? लेकिन तुम मुझे जवाब दो, क्या वर्षा भवन के लोग अब इस द्वीप पर वायु भवन के मांत्रिकों पर खुलेआम हमला करने की हिम्मत करने लगे हैं? मांत्रिक द्रोण क्रोध से कांपने लगा। इतने में वृद्ध मांत्रिक के पास अनेक मांत्रिक आकर खड़े हो गए। उन सब ने लाल चोंगे पहन रखे थे। ये सब वायु भवन के वे मांत्रिक थे जो इस समय बाजार में थे और वृद्ध के इस झगड़े में पड़ने की बात सुनकर ही वहां चले आए थे और उसके साथ खड़े हो गए थे। अधीश ने देखा कि अब भद्रक और बेला के साथ एक बड़ी संख्या में मांत्रिक खड़े हैं और द्रोण के चेहरे का रंग उड़ चुका है। तभी एक भारी आवाज गूंजी, वर्धन, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। ये दोनों वायु भवन के सदस्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी तुम इस मामले में पड़ना चाहते हो, तो बाद में जो परिणाम होगा उसके लिए तुम मुझे दोष मत देना। द्रोण के पीछे एक बहुत मजबूत शरीर और अधेड़ उम्र का मांत्रिक आकर खड़ा हो गया था और अब वो वृद्ध मांत्रिक को, जिसका नाम वर्धन था, धमकी दे रहा था। वलायन, वृद्ध मांत्रिक वर्धन ने कहा। उसके स्वर में आश्चर्य था। अब वृद्ध के चेहरे के भाव भी थोड़े बदल गए थे। वो जानता था कि बेहद खतरनाक दिखने वाला यह मांत्रिक वलायन है, जो एक दुर्जेय मांत्रिक है।
वलायन वर्षा भवन में चौथे स्तर का मांत्रिक था और यहां मौजूद वायु भवन के सभी मांत्रिक मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सकते थे। मांत्रिक वर्धन ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मांत्रिक वलायन, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप वायु भवन के नियमों को नहीं जानते हो। तुम हमारे गुट के सदस्य को खुलेआम मार डालो और अगर हम बिना कुछ किए बस देखते रहें तो वायु भवन का भविष्य क्या होगा? हम कभी साथी को अकेला नहीं छोड़ते। मांत्रिक वर्धन की इस बात पर अधीश का दिल कांप सा गया। हालांकि ये तो उसने पहले ही सुन रखा था कि वायु भवन के मांत्रिक एकजुट रहते थे, लेकिन आज उसने ये अपनी आंखों से देख भी लिया था। ये एकता अनोखी और काबिले तारीफ थी। उस पर भी जब वायु भवन के मांत्रिकों को पता था कि यदि अभी युद्ध हुआ तो वे वलायन को हरा नहीं पाएंगे, तो भी उन्होंने अपने सदस्य को अकेला नहीं छोड़ा। मांत्रिकों की इस दुनिया में ऐसी एकता की मिसाल बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती थी, वरना ज्यादातर तो अपने स्वार्थ के लिए अपने मित्र को भी मार सकते थे, जैसे कि द्रोण ने मांत्रिक आलोक के साथ किया था। मांत्रिक आलोक ने उसे कई मंत्रों को सिद्ध करने में मदद की थी और बदले में द्रोण ने क्या किया? मांत्रिक जगत में इस तरह की क्रूर और हिंसक घटना आम थी। इसके विपरीत ये वायु भवन की पूर्ण एकता थी। साथियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना ही उनके दल को सबसे बेहतर और शक्तिशाली बनाता था। वायु भवन के मांत्रिकों को अपने सामने अड़कर खड़ा हुआ देखकर वलायन गरजा, वर्धन, आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम सब मिलकर भी इन दोनों को कैसे बचाते हो। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और एक बंधन मंत्र पढ़ा। वलायन के इस चतुर्थ श्रेणी के बंधन मंत्र के सामने वायु भवन के सारे मांत्रिक भी कुछ नहीं कर सके और अपनी अपनी जगह पर मूर्ति की तरह जम गए। वलायन ने उन्हें मंत्र से बांध दिया था, लेकिन फिर भी वो उन्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सका। उसका निशाना शुरुआत से ही भद्रक और बेला ही थे, जो कि उसके हिसाब से अभी भी वायु भवन के सदस्य नहीं थे और वर्धन बेकार में ही उन दोनों के कारण उसके सामने आ खड़ा हुआ था। वलायन बोला, द्रोण, आगे बढ़ो और खत्म करो इस झगड़े को, मार डालो इन दोनों को। वलायन की आज्ञा पाते ही द्रोण आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर फिर से वही क्रूर मुस्कुराहट थी। वायु भवन के बंधक बने खड़े मांत्रिकों की ओर उसने एक नजर डाली। फिर द्रोण ने एक बार फिर वही द्वितीय श्रेणी का ज्वाला मंत्र पढ़ा, लेकिन अब की बार उसने इस मंत्र को कई बार दोहराया। अब वो भद्रक और बेला के लिए बचने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता था। भद्रक और बेला ने एक बार फिर द्रोण को देखा। इस नजर में क्रोध और घृणा थी। फिर उन्होंने वर्धन की ओर देखा, लेकिन वायु भवन के मांत्रिक भी बंधे हुए थे और उनकी मदद करने में असमर्थ थे। भद्रक धीरे से बोला, ऐसा लगता है कि इस बार वास्तव में कोई उम्मीद नहीं है। बेला, ये सारी गलती मेरी है। मैं मांत्रिक आलोक का बदला लेने में असफल रहा और तुम्हारी रक्षा करने में भी। मुझे माफ कर देना बेला। भद्रक की आंखों में आंसू थे। बेला भी रो पड़ी। आग की प्रचंड लपटें लपलपाते हुए उनकी ओर बढ़ती चली आ रही थी। पृथ्वी घात! भीड़ में से कोई चिल्लाया। आग की लपटें भद्रक और बेला से टकराने से पहले ही बुझ चुकी थी। उन दोनों के आसपास एक सुरक्षित आवरण बन गया था। अब चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था, लेकिन उसमें आग की गर्मी नहीं थी। प्रकाश के इस आवरण के संरक्षण में लपटें चाहे कितनी भी प्रचंड क्यों न हो, वे बेला और भद्रक को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ थी। यह किसने किया? द्रोण चीखा। बेला और भद्रक अब भी सुरक्षित हैं, यह देखकर उसका चेहरा क्रोध से जलने लगा। न केवल द्रोण बल्कि वहां उपस्थित सभी लोग चकित होकर इधर उधर देख रहे थे। भद्रक ने बेला से पूछा, हमारी रक्षा किसने की बेला? बेला और भद्रक भी उसे देख नहीं पाए थे। उन्होंने तो अपनी मृत्यु को स्वीकार करते हुए अपनी आंखें पहले ही बंद कर ली थी, इसलिए दोनों ही ये देख नहीं पाए कि वो कौन था जिसने जादू किया और उन्हें बचा लिया। तुम एक घटिया इंसान हो द्रोण, इतने घटिया और दुष्ट कि मुझे भी तुमसे नफरत होने लगी है, जबकि मैं तो तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं। ये कहते हुए भीड़ में से एक युवक बाहर निकला। सभी की नजरें उसकी ओर उठ गई। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, ये कौन है? इसे तो पहली बार यहां देखा है। मांत्रिक अधीश, भद्रक के मुंह से निकला, आपने हमारी रक्षा की है।
ये देखने के बाद कि वो अधीश है जिसने उन्हें बचाया, बेला और भद्रक अवाक रह गए। इससे पहले उन्होंने सोचा था कि अधीश उनके जैसा ही था, केवल प्रथम श्रेणी का मांत्रिक। लेकिन पृथ्वीघात का जो असर आज उन्होंने देखा था वो सबके बस की बात नहीं। इसके लिए उच्च स्तर की कुशलता और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। तुम कौन हो? द्रोण ने सवाल किया। वो अधीश को आशंका भरी नजरों से देख रहा था। अधीश ने जवाब में केवल अपना सिर हल्के से हिलाया। प्रारंभ में अन्य मांत्रिकों के आपसी मामले से उसे कोई सरोकार नहीं था। यहां तक कि शुरुआत में वो बेला और भद्रक की रक्षा के लिए भी आगे नहीं आया। लेकिन जब उसे पता चला कि द्रोण ने अपने गुरु को मारा है तो वो अपने आप को रोक नहीं सका। गुरु शिष्य का संबंध अधीश के लिए दुनिया के सबसे पवित्र संबंधों में से एक था। द्रोण के इस कृत्य ने अधीश के मन में भी उसके लिए घृणा पैदा कर दी। अधीश ने द्रोण की बात का जवाब नहीं दिया और जल्दी से दूसरा मंत्र पढ़ा। काल नेत्र। तुरंत प्रकाश की किरणें विकृत होने लगी और द्रोण के आसपास का स्थान गहरे काले अंधेरे में डूब गया। स्पंदन की सहायता से अधीश का ये मंत्र कई गुना शक्तिशाली हो चुका था। द्रोण बुरी तरह से भ्रमजाल में उलझ चुका था। अधीश ने फिर मंत्र पढ़ा। हिमबंधन। साधारण श्रेणी का ये मंत्र भी अभी द्रोण के लिए काफी था। द्रोण को मारने की अधीश की योजना नहीं थी। कुर्दमान द्वीप पर वर्षा भवन एक विशाल गुट था, इसलिए द्रोण को मारने पर युद्ध का खतरा हो सकता था। लेकिन सबक सिखाना और उसे मारना दो पूरी तरह से अलग मामले थे। अधीश द्रोण से नफरत होने पर भी अपने लिए कोई परेशानी खड़ी करना नहीं चाहता था, इसीलिए एक साधारण श्रेणी का मंत्र उसने पढ़ा और द्रोण के बंधन में आते ही उसकी दाईं बाह को निशाना बनाकर खंजर फेंका। द्रोण का हाथ कंधे के पास से कटकर जमीन पर गिर पड़ा। काल नेत्र का प्रभाव खत्म हो चुका था। द्रोण क्रोध और दर्द से तड़प उठा। मेरी बाह, तुमने मेरा हाथ काट दिया। एक हाथ कट जाने से मांत्रिक पर कोई खास असर नहीं पड़ा। आखिरकार मांत्रिक मानसिक क्षमता की सहायता से ही मंत्र सिद्ध करता है और युद्ध के समय वो दूसरा हाथ इस्तेमाल कर सकता है या फिर यंत्र का सहारा ले सकता है। लेकिन इस समय अधीश ने द्रोण का हाथ सिर्फ उसे अपमानित करने के लिए ही काटा था। भले ही उसकी मंत्र शक्ति पर असर ना पड़े, लेकिन और भी बहुत से काम अब द्रोण नहीं कर सकता था। यहां तक कि औषधि तैयार करने और रसायनों पर शोध करना भी अब कठिन हो जाएगा। द्रोण को इस समय क्रोध तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो अधीश पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सका। वो जानता था जितनी फुर्ती से अधीश ने उस पर हमला किया है, वो भी काल नेत्र की सहायता से, वो कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। भले ही अधीश को लगा हो कि द्रोण उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मांत्रिक वलायन अब भी वहीं था और वो इस पूरी घटना का गवाह था। क्या अधीश इस बात को पूरी तरह भूल गया था या जानबूझकर ही उसने खुद को उस मुसीबत में डाला था? क्या होगा अधीश के इस फैसले का परिणाम? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।